हेलो एवरीवन, आज हम प्रयोगशाला साइंस में जीव विज्ञान के थर्ड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान का थर्ड चैप्टर है आवृतबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी एवं लक्षण। पादप आकारिकी का अध्ययन। पादप आकारिकी में पौधों के शारीरिक स्वरूप, उनके विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीजों की संरचना तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। पौधों को उनके लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। थैलोफाइट। थैलोफाइट यानी शैवाल और कवक होता है। थैलोफाइट में कौन कौन से आते हैं? शैवाल व कवक आते हैं। इन पौधों में जड़, तना तथा पत्तियों का भाव होता है। इसमें जड़, तना तथा पत्तियों का भाव होता है। ब्रोफाइट। इसमें पौधे मूलाभास जड़ जैसे इसमें तना पत्तियां में विभेदित होते हैं। टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा इन पौधों में सामान्य रूप से जड़, तना और पत्तियां मौजूद होती है। साथ ही श्वेन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं। अनावृतबीजी। अनावृतबीजी मतलब इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभक्त होता है, जिसमें पूर्ण विकसित स्वयं उत्तक मौजूद होता है। आवृतबीजी पुष्पीय पौधे ये अत्यंत जटिल संरचनाओं वाले पूर्ण विकसित पौधे हैं, जिनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभक्त होता है। आवृतबीजी पादपों का सामान्य परिचय। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म शब्द दो शब्द क्रमशः आवर्त एवं बीजों से मिलकर बना होता है। आवर्त से अभिप्राय आवरण युक्त एवं बीजी से अभिप्राय बीज है। ऐसे पौधे जिनमें बीज फलपत्ती से ढका रहता है आवृतबीजी पादप कहलाते हैं। आवृतबीजी पौधों में सामान्यतः दो मुख्य भाग होते हैं। भूमिगत मूल तंत्र पौधों का वह भाग जो मिट्टी में होता है। वायवीय प्रोहर तंत्र इसमें तना, पत्तियां, अन्य वायवीय संरचनाएं शामिल होती है। एक पारुरूपिक आवृतबीजी का शरीर कायिक जड़, तना, पत्ती तथा लैंगिक भाग फूल, फल, बीज से मिलकर बना होता है। पारुरूपिक पौधों में मटर का पौधा इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसकी फली एक परिपक्व अंडाशय है और बीज इनमें छिपे हुई अवस्था में रहते हैं। आवृतबीजी पौधों का लगभग 2 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अत्यंत विकसित वर्ग है। आवृतबीजी पौधों में मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, शाखा, फूल, फल, बीज विभिन्न क्रियाओं को प्रतिपादित करते हैं। जड़, तना, पत्ती सामान्यतः कायिक क्रियाओं को करते हैं, जैसे जल एवं लवण अवशोषण, स्वहन, पत्तियों प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण आदि। जबकि पुष्पीय लैंगिक भाग फल एवं बीज इसके उत्पाद होते हैं। आवृतबीजी पौधों के विभिन्न भाग। जड़ रूट ये वह जड़ आवृतबीजी पौधों का वह भाग है जो प्रकाश से दूर गुरुत्व नमी की ओर वृद्धि करता है। जड़ें में जल लवणों का अवशोषण कर स्वहन करती है तथा पौधों को आधार प्रदान करती है। अब आगे स्टिम यानी तना। तना पौधों का वह भाग है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण विपरीत प्रकाश और भूमि के ऊपर वृद्धि करता है तथा पत्तियां और शाखाओं को धारण करता है। पौधों की संपूर्ण वायवीय भाग, जिसमें तना, शाखा, पत्तियां आदि होती है, प्रोहर तंत्र कहलाता है। तना का मुख्य कार्य जल एवं लवणों का पत्तियों का तक शयन और पत्तियों में तैयार खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने व आधार प्रदान करना है। फ्रेंड लीफ ये स्तंभ की हरी पार्श्व अतिवृद्धि है जो प्रवेश संधि पर उत्पन्न होती है। पत्तियों के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पुष्प फ्लोएर पुष्प पौधों का लैंगिक भाग होता है। इसमें पौधों के नर एवं स्त्री जननांग पाए जाते हैं, तो इसे जननांग भी कहा जाता है। पुष्प को जनन के लिए रूपांतरित विशेष प्रोहर की संज्ञा भी दी गई है। ये पुष्पीय पादप की बाह्य संरचना दी गई है। आवृतबीजी पौधों की आयु। अब आवृतबीजी पौधों की आयु के बारे में देखते हैं। आयु अवधि के आधार पर आवृतबीजी पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया। 1 वर्षीय सभी फसली पौधे जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, चावल एवं विभिन्न पुष्पीय पौधों जैसे बालसम, जीनिया, रानकुलस आदि 1 वर्षीय पौधों के एग्जाम्पल है। क्योंकि इनकी आयु 1 वर्ष या 1 ऋतु होती है, अतः यह पौधे 1 वर्षीय कहलाते हैं। द्विवर्षीय कुछ पौधों जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम पौधों का जीवन चक्र 2 वर्ष या ऋतु में पूरा होता है। प्रथम वर्ष इसमें कायिक वृद्धि होती है एवं द्वितीय वर्ष में फल व बीज बनते हैं, इसलिए इन्हें द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। बहुवर्षीय बहुवर्षीय पौधे कौन से होते हैं? वे पौधे जो एक बार स्थापित होने के बाद वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा अनुकूल ऋतु में पुष्पन एवं जनन करते हैं, पुष्पन एवं फलन करते हैं, जैसे नीम, बरगद, पीपल, आम, जामुन, बे आदि बहुवर्षीय पौधे होते हैं। आवृतबीजी पौधों का आवासीय प्रकृति। आवृतबीजी पौधों की आवासीय प्रकृति देखते हैं। वे पौधे जो स्थान पर पाए जाते हैं, वे पौधे जो स्थल पर उगते हैं स्थलीय कहलाते हैं। जो स्थल पर उगते हैं वो स्थलीय कहलाते हैं, जबकि जो जल में उगते हैं वो जलीय कहलाते हैं। इस प्रकार विविध परिस्थितियों में पैदा होने वाले पादपों को निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है। मरुद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद, लवणोद्भिद, अधिपादप। मरुद्भिद आवृतबीजी पादप पौधे शुष्क वातावरण में मिलते हैं। मरुद्भिद कहाँ मिलते हैं? ये शुष्क वातावरण में मिलते हैं। शुष्क वातावरण में कम वर्षा होती है, वातावरण में मृदा में नमी की कमी रहती है। शुद्ध वातावरण में कम वर्षा होती है तथा वहाँ पे मृदा में नमी की कमी रहती है। प्रकाश की अधिकता के कारण तापमान भी अधिक रहता है तथा तेज गर्म हवाएं चलती है। इन सभी कारकों से पौधों में जल वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अतः मरुद्भिद पौधों में जल की हानि को कम करने हेतु अनुकूलन पाए जाते हैं। प्राय अनुकूलन वाष्पोत्सर्जन की दर से कम करने, अधिक तापक्रम सहन करने तथा जल संचय के लिए होती है, जिसके लिए पौधों के स्तंभ, शाखा एवं प्रण रूपांतरित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्वारपाठा, रामबास, नागफनी, थोर, कैक्टस, ओपुंसिया, इसमें यह संरचना दी गई है।
मरुद्भिद प्रकृति के कुछ आवृतबीजी पादप है ये। जलोद्भिद, जलोद्भिद देखते हैं। जलोद्भिद जलीय तथा अत्यधिक आर्द्र वातावरण में मिलने वाली पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। यानी अत्यधिक आर्द्र और वातावरण में रहने वाले पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। जलीय आवृतबीजी पौधों में जल एवं लवण को अवशोषण पादप शरीर का सामान्य सतह द्वारा होता है, अतः जल स्वयं की आवश्यकता नहीं होती एवं मूल व स्तंभ स्वनीय तंत्र अल्प विकसित होते हैं। स्तंभ शाखाओं तक पत्तियों में वायु गुहाएं पाई जाती है। पौधों की पत्तियां कोमल, स्पंजी, कटी फटी रिबन के समान लंबी होती है, जैसे लिम्नोफिला। उभयचरी आवृतबीजी के वायु भाग में सरल व बड़े पर्णफलक वाले प्रण मिलते हैं, जैसे कमल, जबकि जलमग्न भाग में कटे फटे रिबन सदृश प्रण पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण को विषम पर्णता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेजिटेरिया। जलोद्भिद प्रकृति के कुछ आवृतबीजी पादप है, जिसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। समोद्भिद, समोद्भिद किसे कहते हैं? जो सामान्य नमी एवं ताप वाले स्थानों पर पाई जाती है। ये सामान्य नमी जो ताप वाले स्थानों पर पाई जाती है। मरुद्भिद जलोद्भिद की बीज की श्रेणी के होते हैं। इस वर्ग के द्विबीजपत्री पौधों में मूसलाजड़, एक बीजपत्री पौधों में जकड़ा जड़ पाई जाती है। स्तंभ ध्रुव एवं शाखित होता है, जबकि पत्तियां पतली भित्ति वाली होती है। इसमें अधिचरण पर विशेषकर निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी फसल पौधे जैसे गेहूं, कपास, आम, अमरूद आदि होते हैं। समोद्भिद प्रकृति के कुछ आवृतबीजी पादप गेहूं, कपास होते हैं। लवण हेलोफाइटिस, लवणीय मृदा एवं जल में पाए जाने वाले पौधों को लवण मदोद यानी हेलोफाइट्स का पौधे कहते हैं। इन पौधों के कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है, जिसमें प्राशन दाब द्वारा मृदा में जल अवशोषण किया जा सके। इनमें लवण घुली जल के पौधों में अधिक सांद्रता से बचाने हेतु पौधों के पर्णों द्वारा इसका निस्तारण होता रहता है। इसमें पत्तियां एवं स्तंभ गुदेदार होते हैं। समुद्र तट पर पाए जाने वाले वनस्पति मैंग्रोव कहलाते हैं तथा शोषण जड़ न्यूमेटाफोरा पाई जाती है। इसमें शोषण जड़ कौन सी पाई जाती है? न्यूमेटाफोरा। एग्जाम्पल के लिए सुईडा, पोर्चुलाका, चिनोपोडियम आदि होती है। जिसमें अब न्यूमेटाफोरा, राइजोफोरा, मैंग्रोव वन की इसमें स्ट्रक्चर दी गई है। अब देखते हैं अधिपादप। अधिपादप एपिफाइटिस, उष्ण प्रदेशों के आर्द्र वनों में इस प्रकार के आवृतबीजी पादप मिलते हैं, जो बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उग जाते हैं, परंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी जैसे टीनियोफिलम, आर्द्रताग्राही जड़ें जैसे वेंडा पाई जाती है। अधिपादप के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर दे रखी है। आवृतबीजी पौधों में पोषण, आवृतबीजी पौधों में पोषण देखते हैं। न्यूट्रिशन इन एंजियोस्पर्म, अधिकांश आवृतबीजी पौधों में हरित लवक पाए जाने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः स्वयं पोषी कहलाते हैं। कुछ पौधे जिनमें पर्णहरित का अभाव पाया जाता है या किसी अन्य कारण से भोजन नहीं बना पाते या अवशोषण नहीं कर पाते, तो ऐसी अवस्था में परजीवी के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। ये किसके रूप में जीवन निर्वाह करते हैं? परजीवी के रूप में निर्वाह करते हैं। अतः निर्भरता के आधार पर इन्हें आंशिक परजीवी एवं पूर्ण परजीवी कहते हैं। अन्य पौधों के विभिन्न अंगों पर निर्भरता के आधार पर इन्हें मूल परजीवी, स्तंभ परजीवी कहा जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल निम्न प्रकार हैं। आंशिक स्तंभ परजीवी डेंड्रोपति, विश्कुम। और आंशिक मूल परजीवी में प्रारंभिक अवस्था में चंदन, पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल, पूर्ण मूल परजीवी ओरोबंकी, स्ट्राइगा, रोफ्लिशिया। सहजीवी, कुछ आवृतबीजी अन्य जीवों के साथ सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मटर कुल के पौधे राइजोबियम के साथ, मोनोट्रोपा कवक के साथ। इसमें विभिन्न परजीवी आवृतबीजी के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्ट्रक्चर विस्कुम और अमरबेल। जड़ तना पत्ती के आकारिकी एवं रूपांतरण। जड़ के आकारिकी एवं रूपांतरण, जड़ पौधों का वह भाग है जो धन गुरुत्वानुवर्ती और धन जलानुवर्ती होती है, अतः भूमि में गुरुत्व एवं नमी की ओर वृद्धि करती है तथा प्रकाश से दूर रहती है। यह भाग भ्रूण मूलांकुर के बीज चोल से तोड़कर पतली श्वेत कोमल संरचना के रूप से बाहर निकलती तथा वृद्धि कर प्राथमिक जड़ को बनाती है, जिससे पार्श्व जड़ें निकलती है, जिन पर मूल रोम पतली एक कोशिकीय संरचनाएं होती है, जो मर्दा कणों के बीच फैले रहते हैं। प्रथम मूल, पार्श्व मूल, मूल रोम मिलकर मूल तंत्र की संरचना करते हैं। मूल के अग्र भाग पर एक मोटी सदृश संरचना पाई जाती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। मूलगोप के नीचे मूल का वर्धन प्रदेश पाया जाता है। यह मूल से सिरे से कुछ सेंटीमीटर भाग तक फैला रहता है। मूल का वर्धन प्रदेश 3 भागों में बटा होता है। जड़ के वर्धन क्षेत्र का स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें। विव्योजक क्षेत्र में देखते हैं, यह क्षेत्र मूल के शीर्ष पर 1 मिलीमीटर
या कुछ मिलीमीटर तक फैली होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी और पतली होती है, जिसमें संघन जीवद्रव्य पाया जाता है। इन कोशिकाओं का कार्य बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना होता है। इसके विपरीत मूलगोप की नष्ट हुई कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना होता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मूलगोप से ढका होता है। दीर्घीकरण क्षेत्र विभाजित क्षेत्र का ऊपर होता है तथा कुछ मिलीमीटर तक फैला रहता है। विभाजित क्षेत्र में बनी नई कोशिकाएं इसी क्षेत्र में वृद्धि करती है। परिपक्वन क्षेत्र, यह क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर होता है। यह कुछ मिलीमीटर से मूल रोमों को देखकर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं परिपक्व होकर विभिन्न ऊतकों में विभेदन होने लगती है। मूल रोम मूल की 2 सेंटीमीटर परिधि में पाए जाने वाले मृदा कणों में फैले रहते हैं। जड़ के प्रकार, जड़ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ तंत्र, अपस्थानिक जड़ तंत्र, जिसकी स्ट्रक्चर नीचे दी गई है। ये जड़ों की दोनों स्ट्रक्चर दी गई है, मूसला जड़ और जकड़ा जड़। मूसला जड़ तंत्र, इस प्रकार की जड़ों में भ्रूण के मूलांकुर से प्राथमिक जड़ बनती है। ये लंबाई मोटाई में वृद्धि कर मुख्य जड़ बन जाती है, जिससे पार्श्व जड़ें अग्र विषारी क्रम में बनती है, जिन्हें द्वितीयक व तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें सरसों, मूली, गाजर आदि में पाई जाती है। मूसला जड़ किस किस में पाई जाती है? सरसों, मूली, गाजर आदि में पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ तंत्र, इस प्रकार की जड़ तंत्र जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी भाग जैसे स्तंभ, शाखा, तना, पत्ती में परिवर्तित हो जाती है। भूमिगत होकर सामान्य जड़ों के सभी कार्य करती है। मूल रूप से सामान्य कार्य को करने वाली अपस्थानिक जड़ 2 प्रकार की होती है, रेशेदार जड़ें। इस बीजपत्री पौधों में इस प्रकार की जड़ तंत्र मिलता है, जिसमें मूलांकुर में प्रथम मूल बनने के स्थान पर स्तंभ के निचली स्तंभ से अनेक जड़ निकल जाती है, जिसे रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मक्का, गन्ना, बांस आदि। इसमें पौधों से सीधे खड़े स्तंभ के भूमि के निकट वाली प्रवेशंदी की रेशेदार जड़ें निकल आती है और भूमि से घुसकर सामान्य कार्य को करती है। कलम, आधार के अतिरिक्त कुछ पौधों जैसे गुलाब, गुड़हल व गन्ना के स्तंभ व शाखाओं को मृदा में लगा देने पर प्रवेशंदियों से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। जड़ों के रूपांतरण, मूसलाएं में अपस्थानिक दोनों प्रकार की जड़ें विभिन्न कार्यों जैसे खाद्य संग्रह, आधार प्रदान करने तथा विभिन्न जैव कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। इनमें 2 भागों में बांटा गया जाता है, रूपांतरित मूसलामूल, रूपांतरित अपस्थानिक मूल। मूसलामूल के खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरण, मूसलामूल खाद्य संग्रह के लिए फूलकर गुद्देदार में विभिन्न आकार की आकृति की हो जाती है। आकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तुर्कुरूपी, इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला जड़ और बीज पाथरादार दोनों ही खाद्य संग्रह करती है। तुर्की रूपी मूसला जड़ बीज में से फूली हुई और शीर्ष आधार दोनों ओर से क्रमशः पतली होती है। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण है शंकुरूप। मूसला जड़ के इस रूपांतरण में मूल आधार में चौड़ी और सिरे की ओर क्रमशः संकरी होती जाती है, जिससे मूल की आकृति शंकु के समान दिखाई देती है। गाजर इसका उपयुक्त एग्जाम्पल है। कुंभरूप, इस प्रकार की मूसला जड़ का आधार फूलकर गोलाकार संरचना में रूपांतरित हो जाता है तथा मूल का सिरे वाला भाग अत्यधिक पतला रह जाता है। इसके उपयुक्त एग्जाम्पल है सलजम और चुकुंदर। कुंभी रूपी के ये सलजम और चुकुंदर एग्जाम्पल है। सलजम में गोलाकार भाग बीज पत्थरादार होता है, मुख्य मूल अत्यधिक पतले भाग का प्रदर्शित करती है। वही चुकुंदर में बीज पत्थरादार जड़ का आधार भाग फूलकर गोलाकार हो जाता है, मूल से संक्रमण में पतला रहता है। कंदील जड़, इस प्रकार के मूसला जड़ के रूपांतरण में जड़ें किसी प्रकार की निश्चित आकृति व आकार नहीं बनती, बल्कि फूलकर गोदार हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मीरा बिल्स। खाद्य संग्रह हेतु मूसलामूल के रूपांतरण के कुछ स्ट्रक्चर दी गई है। इसमें मूसलामूल की शाखा के शोषण के लिए रूपांतरण, समुद्र के किनारे दलदली भूमि में ऑक्सीजन का अभाव होता है, अतः कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा, इविसेनिया एवं सोनाराशि आदि में मूसलामूल तंत्र की शाखाएं वायवीय शोषण जड़ में रूपांतरित हो जाती है, मृदा से बाहर निकलकर ऊपर की ओर वृद्धि करती है। इन्हें न्यूमेटाफोरा कहते हैं। इनके शीरों पर अनेक रंध्र पाए जाते हैं, इन्हें न्यूमेथोड कहते हैं। खाद्य संग्रह हेतु अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण, विशेष परिस्थितियों में पौधों के प्रवाह से विशेष प्रकार की जड़ निकलती है, जो विभिन्न आकृति के में भोजन संग्रह का कार्य करती है, जो निम्न प्रकार की होती है। कंदीय अपस्थानिक मूल, कुछ पौधों में अधिपादप स्तंभ की पर्ण संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती है, जो खाद्य पदार्थ का संग्रह कर कंदीय संरचनाएं बनाती है। इनका एकांकी परिवर्धन होता है तथा ये गुच्छों में नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए शकरकंद। ये शकरकंद के कुछ खाद्य संग्रह हेतु अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्ट्रक्चर दी गई है। पुलकित मूल, इन अपस्थानिक जड़ों के स्तंभ के आधार पर कंदीय मूलों का गुच्छा सा बन जाता है। मूल के इस रूपांतरण को पुलकित मूल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डहेलिया, शतावरी, रूहिलिया आदि। ग्रंथिल मूल, कुछ पौधों में अपस्थानिक जड़ का शीर्ष भाग फूलकर गोलाकार हो जाता है, इनमें खाद्य संचित रहता है। एग्जाम्पल के लिए कुरकुमा, अमाडा और अरारूट आदि। मालाकार मूल, इस प्रकार के अपस्थानिक जड़ों में खाद्य संचय के लिए बने फूले हुए एवं संक्रिय भाग एकांतर क्रम में मिलते हैं। मूल के इस रूपांतरण को मलाकार मूल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बासिला मोमोड्रिका, वाइटिस, ट्राइफोलिया आदि। वलयाकार या छल्लेदार मूल, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें खाद्य संचय के कारण फूलकर गोल छल्लों की श्रृंखला की तरह आपस में चिपक के दिखाई देते हैं। इसका उपयुक्त एग्जाम्पल है
आयपिकाक है। जैव कार्यों के प्रयोजनार्थ रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें। चूसकांग या चूषण जड़। परजीवी पौधों के तने से अपस्थानिक जड़ें निकलती है जो परजीवी के स्तंभ व मूल से परिवेष्ट कर श्वैन ऊतकों तक पहुंच जाते हैं। चूसकांग के श्वैन ऊतक परपोषी के श्वैन ऊतक के संयुक्त और परपोषी द्वारा बनाए गए पर भोजन का शोषण करते हैं। ऐसे चूसकांग जड़ अमरबेल, गठुआ, स्ट्राइगा आदि में पाई जाती है। श्वसन मूल। कुछ जलीय पौधों में स्तंभ और शाखाओं में विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें निकलती है जो वायु संग्रह करती है। ये वायु पौधों के शोषण में काम आती है। ये जड़ें स्पंजी प्रकृति की होती है। एग्जाम्पल के लिए हेलमिंथोराइजा, आर्द्रताग्राही मूल आदि पादप जैसे जैसे आर्किड जो अन्य वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं। वातावरण से नमी अवशोषण विशेष प्रकार की जड़ों द्वारा करते हैं। ये जड़ें अधिपादप के छोटे स्तंभ के आधार के भाग से निकलती है। कुछ जड़ें पौधे को परपोषी पर स्थिर रखती हैं जबकि कुछ जड़ें हवा से लटकती रहती हैं। इन जड़ों को वलकुट में परिधि पर मृत कोशिकाओं का एक विशेष स्पंजी ऊतक विलामिन पाया जाता है। विलामिन ऊतक द्वारा ये अपस्थानिक जड़ें वातावरण में नमी सोख लेती है और आर्किड जैसे अधिपादप पौधों की जल आवश्यकता की पूर्ति करती है। आर्द्रताग्राही मूल कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए क्लिविया, वांडा, अन्य आर्किड पादप। प्रकाश संश्लेषी मूल आदि पादप पौधों में कुछ जड़ें पतली फीते के समान होती है। ये जड़ें हरी होती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। मौलिक रूप से स्तंभ तंत्र का कार्य है। एग्जाम्पल के लिए गिलोय में प्रवेशंदियों से लंबी हरी जड़ें हवा में लटकती रहती है और प्रकाश संश्लेषण करती है। इसी प्रकार जलीय पौधे जैसे सिंगाड़े में हरी रेशेदार जड़ें पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इस प्रकार के अपस्थानिक जड़ों को प्रकाश संश्लेषी मूल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी मूल के कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दे रखे हैं। पर्णमूल, पर्णलीफ फ्रूट। कुछ पादपों के पर्ण सामान्य वृद्धि के पश्चात अधिक भोजन संचित करके पर्ण परिधि पर विशेष प्रकार की कलिकाएं उत्पन्न करते हैं जो कायिक जनन करती है। इन कलिकाओं से जड़ें निकलती है जो मूल पर्ण से टूटकर अलग होकर नवीन पादप बनाती है। इन जड़ों को पर्णमूल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पत्थर चट्टा की स्ट्रक्चर दे रखी है जो पौधों के आधार पर प्रदान करने वाली अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल। कुछ पौधों में तना शाखाएं इतने लंबे हो जाते हैं कि सामान्य मूल तंत्र इन पौधों को भूमि में स्थिर रखने में पर्याप्त नहीं होते। इन ऐसे पौधों में शाखाओं से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और जो धीरे धीरे वृद्धि कर भूमि में प्रविष्ट हो जाती है। धीरे वृद्धि के काष्ठीय हो जाती है, पौधों को आधार प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए बरगद के वृक्ष की शाखाओं को अनेक जड़ें निकली रहती है जो धीरे धीरे वृद्धि कर भूमि पर पहुंच जाती है। भूमि में प्रवेश कर शाखाओं को अवलंब प्रदान करती है। ऐसी जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। अवस्तंभ मूल। कुछ एक बीजपत्री पौधों जैसे रेशेदार मूलतंत्र भूमि में अधिक गहराई तक फैला हुआ नहीं होता। इन पौधों के स्तंभ को आधार प्रदान करने के लिए स्तंभ के निचली भाग से भूमि के निकट आदि प्रवेशंदियां अनेक अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है। ये जड़ें तिरछी दिशा में वृद्धि कर भूमि में प्रवेश कर स्तंभ को ऊर्ध्व स्थिति में बनाए रखती है। इन जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए केवड़ा, ज्वार, मक्का, बाजरा, गवार, गन्ना जो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है। आधार प्रदान करने वाली अपस्थानिक जड़ें के एग्जाम्पल। आरोही मूल। आरोही पौधों के तने के दुर्बल होने के कारण सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसे पौधे वृक्ष के तने दीवार में ऊंची चट्टानों का आधार बनाकर उनके सारे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इन पौधों की पर्वतसंधि और पर्वत का आरोहण जड़ें निकाल कर आती हैं जो आधार पर मजबूती से चिपक जाती है। दुर्बल तने को संबल प्रदान करती है। आरोहण मूल के शीर्ष नुकीले या नख सदृश होते हैं जिनके कारण आधार से चिपकने में आसानी रहती है। कुछ पौधों में आरोहण मूल के शीर्ष भाग से चिपकने वाला द्रव्य स्रावित होता है जो सूखने पर कठोर हो जाता है और मूल को दृढ़ता से स्थिर रखता है। एग्जाम्पल के लिए पान, काली मिर्च, पोथाश आदि। जड़ों के निम्नलिखित कार्य हैं। स्त्रीकरण। भूमिगत मूल पौधों की मृदा में दृढ़ता से जमाए रहते हैं। प्रोहेर तंत्र का भार वहन करती है। अवशोषण। जड़ें मृदा के कणों के बीच फैली रहती है तब मृदा कणों को घनिष्ठ संपर्क में रहती है। प्राशरण दबाव इन कणों के मध्य स्थिर खनिज, लवण व जल आदि के अवशोषण का कार्य करती है। मुख्य रूप से यह कार्य पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना मूल रोम द्वारा किया जाता है। मूल रोम से यह पार्श्व जड़ें एवं तत्पश्चात प्राथमिक जड़ों में होते हैं वे तने तक पहुंचता है। इस प्रकार जड़ खाद्य पदार्थ का अवशोषण का कार्य करती है। स्वयं मूल के प्रमुख कार्यों में अवशोषण, खनिज एवं जल को तने तक पहुंचाना भी होता है। इस कार्य को मूल के स्वयं तंत्र द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य पार्श्व जड़ों प्राथमिक जड़ों में उपस्थित जाइलम उत्तकी होती है। मूल का श्वैन तंत्र तने की श्वैन तंत्र से जुड़कर एक निरंतरता बनाए रखती है जिससे खाद्य पदार्थ का श्वैन जड़ों के पौधों के शीर्ष भाग तक होता है। खाद्य संचय। कुछ पौधों के जड़ें विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। इसमें से खाद्य संचय एक है। यह खाद्य संचय पौधों के जनन अंगों के विकास, वृद्धि एवं पोषण के काम आता है। एग्जाम्पल के लिए मूली, गाजर, शलजम आदि। यांत्रिक आधार प्रदान करना। कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं उनके तने दुर्बल होने से वे सीधे खड़े नहीं हो पाते। फिर वायवीय प्रोहर के बार को स्वयं सहन नहीं कर पाती है। ऐसे पौधों में जड़ें अपने मौलिक कार्यों के अतिरिक्त अपस्थानिक संरचनाओं के रूप में इनकी शाखाओं को अवलंब प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए बरगद, मक्का, पान आदि पाई जाने वाली जड़ें। शरीर कार्य एवं जैव क्रियाएं संपादित करना। पौधों में विशेष परिस्थितियों में जड़ें रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण, शोषण, चूसकांक जड़ों का कार्य करती है। पौधों के लिए आवश्यक कार्यों को संपादित करती है। कायिक जनन।
कुछ पौधों जैसे पत्थरचट्टा आदि में फलक कोर के किनारे पर उपस्थित कक्षत को कलिकाओं से पस्तानी जड़ें निकलती है, जिन्हें पर्णमूल कहते हैं। ये पर्णमूल मर्दा में गिरकर नए पौधों को जन्म देती है। इस प्रकार ये कायिक प्रवर्धन का कार्य करती है। तने की आकारिका रूपांतरण। तने पौधों के मुख्य एक्स का वह भाग जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना ऋण गुरुत्वानुवर्ती एवं धन प्रकाशानुवर्ती होता है। बीज जब अंकुरित होता है तो भ्रूण का प्रांकुर वर्धी कर प्रौढ़ बनाता है, जैसे तना, शाखाएं, पुष्प आदि। तने पर पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती है। पर्वसंधियों पर पत्तियां उत्पन्न होती हैं। पत्तियों में कक्षत कलिका होती है। काई कलिका में शाखा एवं पुष्प कक्षत कलिका से पुष्प का निर्माण होता है। शाखा पर मुख्य तने के समान ही पत्तियां, पर्व, पर्वसंधियां एवं कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, जिनमें अग्रभिसारी क्रम में पौधों की शाखाओं और तने में वृद्धि एवं विकास होता है। तने एवं शाखाओं का अगला सिरा एक कायिक पुष्प कलिका के रूप में समाप्त होता है। तने के शीर्ष पर पाई जाने वाली कलिका को अंत्यस्थ कलिका कहते हैं। जब अंत्यस्थ कलिका कायी कलिका होती है तो शाखा का निर्माण होकर तने की लंबाई बढ़ती जाती है। जब पुष्प कलिका होती है तो पुष्प का निर्माण होकर तने की वृद्धि रुक जाती। तने की शाखाओं के भाग का स्ट्रक्चर दे रखा है। तने की मूल भाग पर तने का वर्धन क्षेत्र पाया जाता है। मूल के समान 3 क्षेत्रों में विभेदित होता है, जो निम्न प्रकार है। विभेदित क्षेत्र। तने के शीर्ष पर सबसे ऊपर वाले वर्धी क्षेत्र को विभेदित क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर तने की लंबाई बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। दीर्घीकरण क्षेत्र। विभेदित क्षेत्र के नीचे दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। विभेदित क्षेत्र में बनी कोशिकाएं इस क्षेत्र की लंबाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार विभेदित के दीर्घीकरण क्षेत्र में होने वाली क्रियाएं के कारण तने की लंबाई में वृद्धि होती है। परिपक्वन क्षेत्र। इस क्षेत्र में कोशिकाएं अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर परिपक्वन हो जाती है तथा विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विभेदन होने लगती है। तने के प्रकार। तने के उनकी आकृति, सतह, प्रकृति, आकार के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। तने की आकृति के आधार पर। तने आकृति में विभिन्न प्रकार के होते हैं, निम्नानुसार। बेलनाकार। अधिकांश पौधों में तने लंबे गोल सिलेंडर के समान होते हैं। ऐसे तनों को बेलनाकार तने कहते हैं। त्रिकोणीय। कुछ पौधों जैसे नरकुल में तने त्रिभुजी होते हैं। ऐसे तने त्रिकोणीय कहलाते हैं। चतुष्कोणीय। तुलसी, साल्विया व लुकाश पौधों के तने चतुर्भुजी होते हैं, अतः चतुष्कोणीय तने कहलाती है। पसलीदार कुछ तनों जैसे काजू राइना में तने में लंबाई में खांचे व कंटक मिलते हैं तथा ये खांचे कंटक एक दूसरे के एकांतर क्रम में विन्यासित रहते हैं। इस प्रकार के तनों को पसलीदार तने कहते हैं। संधित यानी जॉइंट। कुछ पौधे जैसे गन्ना, बांस में अशाखित तनों में स्पष्ट फूली हुई पर्वसंधियां होती है, जो ऐसे लगती है जैसे कि अलग अलग पर्वों के जुड़ने से बना हो, अतः संधि तना कहते हैं। नलीदार ट्यूबुलर। कुछ पौधे जैसे धानियां, बांस आदि में तना ठोस न होकर खोखला होता है, अतः इन्हें नलीदार तने कहते हैं। तने की सतह के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से विभेदित किया जा सकता है। एरोमील। ऐसे तने जिनकी सतह चिकनी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की अतिवृद्धियां नहीं पाई जाती है, ऐसे तनों को एरोमील तने कहते हैं। रोमील। कुछ पौधे जैसे सूर्यमुखी, लौकी, टमाटर आदि में तने की सतह पर विभिन्न प्रकार की अतिवृद्धियां पाई जाती है, जिन्हें रोम कहते हैं। ये रोम बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ पौधों में जैसे तंबाकू की सतह पर पाए जाने वाले रोम चिपचिपाई स्राव निकलता है। इन रोमों को ग्रंथिल रोम कहते हैं। कुछ अतिवर्धियां जंतु में पौधों की रक्षा करते हैं, इन्हें दंश रोम कहते हैं, जैसे बिच्छुबट्टी। तने की प्रकृति के आधार पर। भूमि पर तने की उपस्थिति के आधार पर तनों में निम्न प्रकार में से विभेदित किया जाता है। वायवीय तना भूमि के ऊपर मिलता है, वायवीय तना कहलाता है। भूमिगत पौधों के तने भूमि की सतह के नीचे रहते हैं। उर्ध्व। जो वायवीय तने भूमि पर सीधे खड़े रहते हैं उन्हें उर्ध्व तना कहते हैं। दुर्बल। वो पौधे जो भूमि पर सीधे खड़े नहीं हो सकते, इस वर्ग में रखे जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। विसर्पी। दुर्बल तने होते हैं, भूमि पर लटके हुए टेढ़े मेढ़े बढ़ते हैं, लेटे हुए सीधे बढ़ते जाते हैं। विसर्पी कहलाता है। आरोही। कुछ पौधों में जो दुर्बल होते ही अपहरण भूमि पर रेंग कर नहीं बढ़ते, वरन आसपास के वृक्ष, झाड़ी, चट्टानें, दीवारों आदि पर चढ़कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। कुछ पौधों में आरोहण के लिए विशेष अंग होते हैं, परंतु कुछ पौधों में तना स्वयं ही लिपटकर ऊपर बढ़ता है। आरोही तने कहलाते हैं। तनों की आकारिकी के आधार पर। पौधों की तने आकारिकी के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जाता है। शाक। इन पौधों की तने हरे, छोटे, कोमल होते हैं, परंतु सीधे खड़े होने के लिए पर्याप्त दृढ़ होते हैं। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण फसली पौधे। झाड़ी। ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इनमें साग के तनों की तुलना में कठोर व काष्ठीय और अधिक लंबे होते हैं। इसमें शाखाएं अनेक होती है। इनकी मोटाई मूल तने के समान होती है, तथा इनमें तने और शाखाओं में विभेदित करना कठिन होता है। एग्जाम्पल के लिए जरबेरी। वृक्ष। इसमें तने शाक झाड़ी की तुलना में बहुत अधिक लंबे और मोटे काष्ठीय होते हैं, जैसे नीम की खेजड़ी। तने के रूपांतरण। पौधों में तना अपने सामान्य कार्य के साथ साथ सभी विशेष कार्यों जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में पौधों को जीवित रखने, कायिक परिवर्धन, कुछ खाद्य संग्रहण एवं प्रतिरक्षी अंगों में रूपांतरित हो जाता है। भूमि पर तने की स्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। भूमिगत रूपांतरण, अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरण, वायवीय रूपांतरण, स्तंभ के भूमिगत रूपांतरण। इन तनों का प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है, भोजन संग्रहण के कारण अत्यंत मांसल हो जाते हैं, इनके आकार आकृति में विविधता पाई जाती है तथा ये पौधों को
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रखते हैं। इनकी संरचना के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं। परकन भूमिगत तना जो क्षैतिज रूप से मिट्टी के स्थानांतरण बढ़ता है। मोटा मांसल चपटा नियमित आकार का होता है। पैरवे छोटे, पैरवे संधियां निकिट होती है। पैरवे संधियों पर सल्क प्रण मौजूद होते हैं जो कक्षत कलिकाओं की रक्षा करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अत्यंत कलिका से वायवीय प्रोहन विकसित होती है। कक्षत कलिकाएं मोटी मांसल भूमिगत शाखाएं बनाती है। निचले भाग में पस्तानिक जड़ें निकलती है। वर्ध परकन नष्ट होने पर शाखाएं अलग होकर नए पौधे बनाती है। एग्जाम्पल के लिए अदरक। कंद मुख्य तना वायवीय किंतु इसका आधार भाग भूमिगत होता है। भूमिगत भाग पर्वतसंधियों पर शल्क प्राण और कक्षत कलिकाएं होती है। कक्षत कलिकाओं को भूमिगत शाखाएं उत्पन्न होती है जिनके सिरे फूलकर गोलाकार कंद बनाती है। कंद पर पर्वतसंधियों पर शल्क प्राण के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं आंखें होती है। कंद को बोने पर कक्षस्थ कलिकाओं से प्रोहैर व पस्तानिक जड़ें निकलती है जिसमें स्वतंत्र पौधा बनता है। एग्जाम्पल के लिए आलू। इस विधि में आलू की खेती की जाती है। सल्क कंद तना बहुत छोटा, उत्तल, शंक्वाकार या तस्तरी के समान चपटा होता है। तने की ऊपरी सतह पर गुद्देदार शल्क प्रण होते हैं। शुष्क सल्क प्रणों से घिरे रहते हैं। निचली सतह पर पस्तानिक जड़ें निकलती है। अत्यंत कलिका से वायवीय प्रोहर बनता है। एग्जाम्पल के लिए त्वचा, लहसुन, लिली। गनकन मोटा गुद्देदार भूमिगत तना जो परकंद का रूप है, ऊर्ध्व दिशा में बढ़ता है। प्राय गोलाकार किंतु शिरा आधार चपटा होता है। पैरवे संधियों पर भूरे शल्क प्रण मौजूद होते हैं। शल्क प्रणों के कक्ष में कक्ष कलिकाएं होती है जो पुत्री गनकंद बनाती है। अनुकूल परिस्थितियों में अत्यंत कलिका में वायवीय प्रोहर बनता है। आधार या पार्श्व भाग में पस्तानिक जड़ें निकलती है। प्रतिवर्ष नया गनकंद पुराने के ऊपर बनता है। पुराना नष्ट हो जाता है। पुत्री गनकंद स्वतंत्र पौधे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए शूरन, जमीकंद, गेलिडियोलस, केशर। स्तंभ के अधपाद वायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरण। कुछ पौधों से तना शाखाएं भूमि की सतह पर श्यान स्थिति में वृद्धि करते हैं। इसका मुख्य कुछ भाग सतह पर व कुछ भाग भूमि के सतह के नीचे हो सकता है। इस कारण इन्हें अध वायवीय या भूपृष्ठीय स्तंभ भी कहते हैं। वहीं जलीय पौधों को कुछ ऐसी शाखाएं होती है जो जल के भीतर वृद्धि करती है। शाखाओं की उत्पत्ति आकार की कायिक प्रवर्धन की विधि के आधार पर अध वायवीय रूपांतरण को निम्न 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। ऊपरी भूस्तारी, अंतर्भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका। इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। ऊपरी भूस्तारी इस रूपांतरण में ऐसे पौधों को मुख्य तने से निकाली शाखाएं भूमि की सतह पर रेंगती हुई फैलती है। इनमें पैरवे अधिक लंबे होते हैं। पैरवे संधियों में रेशेदार अपस्थानिक जड़ें निकलती है। कक्षत कलिकाएं अन्य विषैपी शाखाओं को बनाती हैं। रेशेदार अपस्थानिक जड़ें इन शाखाओं को आवश्यक जड़ व लवण उपलब्ध कराती है। अतः इन शाखाओं को यदि पितृ पौधों से अलग कर दिया जाए तो भी स्वतंत्र पौधों के रूप में वृद्धि करने लग जाते हैं। इनका उपयोग तो एग्जाम्पल दूब घास, ब्राह्मी, माशेलिया है। अंतःभूस्तारी इस रूपांतरण में पौधों के वायवीय तने का आधार भाग भूमिगत होता है। इस भाग की कक्षत कलिकाओं से जो शाखाएं बनती है इस भूमि में कुछ दूर तक तिरछी या क्षैतिज स्थिति में चलकर भूमि से बाहर निकलकर इस वायवीय प्रोहर बन जाती है। इन शाखाओं को अंतःभूस्तारिता तारी कहते हैं। इनके पैरवे संधियों से भी पस्तानिक जड़ें निकलती है। इनसे अन्य अंतःभूस्तारी परिवर्धित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुलदाउदी, पुदीना, युक्का आदि। भूस्तारी तने के रूपांतरण में भूमिगत भाग लंबी पतली शाखाएं निकलती है जो भूमि के उसके क्षैतिज भाग में बढ़ती जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अंतस्थ कलिका के वायवीय प्रोहर अपस्थानिक जड़ें परिवर्धित हो जाती है। नया पौधा बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ड्रेसिना, कचालू, आइकोजोरा, स्ट्रॉबेरी आदि। भूस्तारिका तने के इस रूपांतरण में जलीय पौधों में ऊपरी भूस्तारी की भांति जल के धरातल पर शाखाएं फैलकर पर्वतसंधि के नीचे और अपस्थानिक जड़ें परिवर्धित होती है तथा ऊपर की ओर प्रोहर बनाती है। इस रूपांतरण को भूस्तारिका कहते हैं, जैसे पिष्ट या जलकुंभी आदि। स्तंभ के वायवीय रूपांतरण कुछ पौधों में अंतःस्थ व कक्षत कलिकाएं विशेष कार्यों के लिए रूपांतरण हो जाती है। ये रूपांतरण सामान्य तने से भिन्न दिखाई देती है एवं अतःकायंत्रित तना कहते हैं। इन रूपांतरणों को स्तंभ, प्रकृति, प्रोहर पर इनकी स्थिति तथा उत्पत्ति स्थल द्वारा पहचाना जाता है। मुख्यतः 4 प्रकार के वायवीय स्तंभ रूपांतरण पाए जाते हैं। स्तंभ प्रतान कुछ आरोही पौधों में अत्यंत एवं कक्षस्थ कलिकाएं पतले हरे पौधे सदृश संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं जो पौधों के आरोहण में सहायक होते हैं। इन्हें स्तंभ प्रतान कहते हैं। ये अत्यंत कक्षस्थ स्थिति में मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंगूर, एंटीगोनोन आदि। स्तंभ कंटक जब तने की कक्षस्थ तथा अंतःस्थ कलिका लंबी, सीधी, कठोर, नुकीली संरचना में रूपांतरित हो जाती है, इस संरचना को स्तंभ कंटक कहते हैं। कलिका के समान इनकी स्थिति कक्षस्थ या अंतःस्थ होती है। कुछ पौधों जैसे दुरांता, मेंटिनस ओटा, इन पर फूल भी लगे रहते हैं। इनमें श्वेन तंत्र भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दुरांता, नींबू। प्रनाभ स्तंभ कुछ पौधों में स्तंभ या पार्श्व शाखाएं हरी, चपटी, फूली हुई पत्ती के समान होती है। इस रूपांतरण को प्रणाम स्तंभ कहते हैं। इसकी पत्तियां प्राय छोटी, सल्की कंठ की होती है। प्रणाम इस पत्ती के सभी कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए नागफनी, रसकस, कोकोलोब। प्रणाब पर्व यह प्रणाब स्तंभ का छोटा रूप है जिसमें मुख्य तना सामान्य होता है। पत्तियां बहुत छोटी और सल्की होती है। पार्श्व शाखाएं छोटी, हरी, चपटी, गुदेदार होती है। ये छोटी
ये छोटे पर्णाभ स्तंभ केवल एक परवश वाले होते हैं, इसी कारण इस रूपांतरण को पर्णाभ परवश कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शतावरी, एस्पारागस। पत्र प्रकलिका। कुछ पौधों में कक्सर कलिका या पस्तानी कलिका बहुकोशिकीय गुद्देदार संरचना में रूपांतरित हो जाती है। इसमें पर्याप्त खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है। इस प्रकार के रूपांतरण को पत्र प्रकलिका कहते हैं। ये टूटकर भूमि पे गिर जाती है। कायिक विधि द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के लिए खट्टी बूटी, रामबांस, लहसुन आदि। तने के कार्य। शाखा पत्तीय कलियों को धारण करना। तने में विभिन्न शाखाएं निकलती है जिन पर पत्तियां, कक्सर में पुष्प, कलिकाओं में पुष्प आदि उपस्थित होते हैं। इस प्रकार तना इन सभी संरचनाओं का आधार प्रदान करता है या धारण करता है। स्वयं जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों एवं जल को तना पत्तियों, शाखाओं, अन्य भागों तक पहुंचाता है। खाद्य संग्रहण। विशेष परिस्थितियों में स्तंभ खाद्य संग्रह का कार्य भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आलू, अरबी, जमीकंद आदि सभी भी प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। खाद्य निर्माण। तरुण तने व शाखाएं हरी होती है एवं पर्णाभ स्तंभ पर्णाभ एवं पर्व जैसे रूपांतर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खाद्य निर्माण का कार्य भी करते हैं। कायिक प्रवर्धन। लगभग सभी भूमिगत तने जैसे कंद, परकंद, सलकंद, घनकंद, सभी प्रकार के अर्धवायवीय तने जैसे ऊपरी भुजतारिका आदि कायिक प्रवर्धन के साधन है। स्तंभ का प्रतान रूपांतरण आरोहण वह कंटक प्रतिरक्षा में सहायक होता है। पर्णाभ स्तंभ पर्णाभ पर्व जैसे रूपांतर वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। और पत्ती के आकार के एवं रूपांतरण। पर्ण स्तंभ शाखा की पतली चपटी फैली हुई पार्श्व अतिवृद्धि है जो पैरवे संधि पर उत्पन्न होती है। इसके कक्ष में कई कक्ष कलिका होती है। प्रण के विभिन्न भाग पीपल, बरगद आदि प्रारूपिक प्रण के उपयुक्त एग्जाम्पल है। इसके द्वारा प्रण का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। एक प्रारूपिक प्रण में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक ये इसके मुख्य भाग होते हैं। प्रण के विभिन्न भाग की स्ट्रक्चर दे रखी है। पर्णाधार पत्तियों का वह भाग जो तने की पैरवे संधि से जुड़ा होता है। पर्णाच्छद एक बीजपत्री पौधों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा में पर्णाधार फलक फैलकर चौड़ा हो जाता है। यह तने के पैरवे को घेर लेता है। एग्जाम्पल के लिए केले का तना मुख्य रूप से पर्णाच्छादों से निर्मित होता है। अनुप्रण कुछ द्विबीजपत्री पौधे जैसे कपास, गुड़हल के पर्णाधार से दो छोटी पार्श्व अतिवृद्धियां निकलती है। इन्हें अनुप्रण कहते हैं। पर्णों के वर्गीकरण। अनुपर्णी जिन पत्तियों में अनुपरण मौजूद होते हैं। अनुपर्णी जिन पत्तियों में अनुपरण अनुपस्थित होते हैं। अनुपरण पर्णाधार पर पाए जाने वाले दो पार्श्व अतिवृद्धियां को अनुपरण कहते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं: एलंगन पार्श्व अनुपरण यह छोटे संग्रह पतली और हरी संरचनाएं होती है। एग्जाम्पल के लिए गुड़हल, कपास आदि। शलंगन अनुपरण पर्णवृंत के साथ कुछ दूरी तक जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें शलंगन अनुपरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुलाब, पर्णील। अनुपरण बड़े चौड़े प्रण सदृश होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जंगली मटर। सल्की यह पर्ण हरित रहित छोटे शुष्क झिल्ली सदृश अनुपरण को शल्की अनुपरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिस्मोडियम। परतानी अनुपरण इसमें अनुपरण पतले हरे धागे सदृश संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रामाइलेक्स। अनुपरण शूल इसमें अनुपरण शूलनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बबूल। पर्णवृंत पर्णाधार एवं पर्णफलक के बीच के भाग को जोड़ने वाली पतली प्राय गोलाकार लंबी संरचनाओं को पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत पर्णफलक को तीन शाखाओं तने या शाखाओं से पृथक रखता है जिससे इन्हें आसानी से प्रकाश प्राप्त हो सके। अधिकांश एक बीजपत्री पौधों जैसे धान, गेहूं, मक्का, बांस आदि की पत्तियों में पर्णवृंत नहीं पाई जाती। इस प्रकार की प्रण को अवृंतित ये प्रण कहते हैं, जबकि अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों जैसे आम, बरगद, पीपल, तुलसी आदि में पर्णवृंत पाया जाता है। इस प्रकार की पर्णवृंत शवंतीय प्रण कहलाती है। पर्णवृंत के रूपांतरण। मटर में, नींबू में पर्णवृंत के दोनों तरफ पार्श्व में दो पंख सदृश अतिवृद्धियां मिलती है। इसी पर्णवृंत को शपक्ष कहते हैं। जल सतह पर तैरने वाले कुछ जलीय पौधों जैसे कि जलकुंभी में पर्णवृंत फूला हुआ गोलाकार स्पंजी हो जाता है। इनमें अनेक वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जल सतह पर तैरते रहते हैं। इसी पर्णवृंत को पैलक कहते हैं। जबकि नोस्टुसिलम जैसे पौधों में पर्णवृंत लंबे कोमल परतानों के समान हो जाते हैं, पौधों को आरोहण में सहायक होते हैं। ऐसे पर्णवृंत को परतानी पर्णवृंत कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पर्णवृंत फैलकर चपटा पतला पत्ती के समान हो जाता है, एक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पर्णवृंत के इस रूपांतरण को पर्णावृंत वृंत कहते हैं। पर्णफलक पर्णवृंत के अगले सिरे से जुड़े पतले चपटे कोमल हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं। पर्णफलक के अगले भाग को पर्णशिखाग्र और किनारों को फलक कोर कहते हैं। पर्णफलक के आधार पर इनके शिखाग्र तक पर्णवृंत से जुड़ी एक संरचना होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा के पार्श्व में एक छोटी छोटी सिराएं निकलती है जो शिखाग्र एवं फ्लैग कोर तक फैली रहती है। इन्हें पार्श्व शिराएं कहते हैं। पार्श्व शिराओं में एक छोटी छोटी पतली नली सदृश संरचनाएं निकलती है जिन्हें शिरिकाएं कहते हैं। शिरिकाएं पर्णफलक में विभिन्न दिशाओं में फैली रहती है तथा परस्पर मिलकर जाल सा बनाती है जिसे शिरान्यास कहते हैं। सिरा शिरिकाएं मिलकर पर्णफलक का कंकाल बनाती है एवं ऐसे में फैली व्यवस्था में बनाए रखती है। पर्णफलक का आकार तथा आकृति इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।